Hello students, we'll continue chapter surface chemistry and today we will discuss colloids or colloidal solution. We know that we can classify matter into two groups, pure substance or substances and impure substances. क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा है अपनी प्रीवियस क्लासेस में और प्योर सब्सटेंसेस को हम फिर से दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं. वी से कि प्योर सब्सटेंस केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ दो ही हैं, एक एलिमेंट्स और दूसरे कंपाउंड्स, राइट. और एलिमेंट्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि दे आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, और कंपाउंड्स में हम बोलते हैं टू और मोर एटम्स आर कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो बाय मास, वो कंपाउंड्स होते हैं. तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम मैटर को क्लासीफाई करते हैं तो हम कहते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस सिर्फ एलिमेंट्स और कंपाउंड हैं, और इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम मिक्सचर्स भी बोलते हैं. और मिक्सचर्स को भी हम दो ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं. पहला ग्रुप है होमोजेनस मिक्सचर्स, और दूसरा ग्रुप है हेट्रोजेनस मिक्सचर्स का, राइट. हेट्रोजेनस मिक्सचर्स. अब होमोजेनस मिक्सचर्स में बोलते हैं जब थ्रू आउट कॉम्पोजिशन सेम हो, यानी हमने एक ऐसा सोल्यूशन प्रिपेयर किया हो जिसमें फर्स्ट ड्रॉप और लास्ट ड्रॉप दोनों का कंसंट्रेशन सेम आ रहा हो, थ्रू आउट कॉम्पोजिशन सेम हो, तो वो होमोजेनस मिक्सचर्स कहलाते हैं. और होमोजेनस मिक्सचर्स को हम ट्रू सोल्यूशंस भी बोलते हैं. और पूरा सोल्यूशन चैप्टर हमने कर लिया है जो हमारा इसी पे ही बेस था, राइट. तो ट्रू सोल्यूशंस और हेट्रोजेनस मिक्सचर्स को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो हमारे पास दो ग्रुप आते हैं. पहला ग्रुप है कोलॉइड्स और दूसरा ग्रुप है सस्पेंशंस, राइट. तो मिक्सचर्स बेसिकली हमारे तीन तरह के हैं, ट्रू सोल्यूशंस, कोलॉइड और सस्पेंशंस. अब तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों को ही हम एक स्टेट ऑफ मैटर ही बोलते हैं, और तीनों में डिफरेंस जो होता है, एज यू नो के सोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, राइट. हेट्रोजेनस मिक्सचर्स या फिर हमारे सोल्यूशंस हैं तो उसमें सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा. तो तीनों में जो डिफरेंस आता है वो बेसिकली सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं उनके साइज का डिफरेंस होता है. जब हम ट्रू सोल्यूशंस की बात करते हैं तो ट्रू सोल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल हैं वो सॉल्वेंट में कंप्लीटली मिसेबल हो जाते हैं और वो दिखाई नहीं देते, राइट. यानी पूरी तरह से वो डिसॉल्व हो जाते हैं, हम सॉल्यूट के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते. जैसे अगर हम शुगर या सॉल्ट का वाटर में सोल्यूशन बनाएं तो शुगर या सॉल्ट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में, और हम उसको बोलेंगे कि एक ट्रू सोल्यूशन रेडी हो गया, क्योंकि वी कैन नॉट सी द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट. लेकिन सस्पेंशंस में क्या होता है? सस्पेंशंस में जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सोल्यूशन के अंदर या सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते और सोल्यूशन के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में रहेंगे, और नेकेड आई से हम उसको देख भी सकते हैं, वो विजिबल होते हैं. यानी जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनका साइज इतना बड़ा होता है कि वो ऑर्डिनरी आई से देखने पर भी हमें दिखाई देते हैं, विजिबल होते हैं, राइट. अब ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में एक कैटेगरी है जो है कोलॉइड्स, जो ना तो ट्रू सोल्यूशन की तरह क्लियर और ट्रांसपेरेंट होते हैं और ना ही सस्पेंशन की तरह कोलॉइडल सोल्यूशन में हमें सोल्यूट के पार्टिकल्स विजिबल होंगे या दिखाई देंगे. यानी कोलॉइडल सोल्यूशन जो है वो एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स नहीं दिखाई देने की वजह से क्लैरिटी नहीं आती है, बिल्कुल ट्रू सोल्यूशन की तरह क्लैरिटी नहीं आती है, क्लियर सोल्यूशन नहीं बनता है जो ट्रू सोल्यूशन के केस में बनता है, राइट. और ना सस्पेंशन की तरह पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं तो ना वो सस्पेंशन होगा. तो क्लियर ट्रांसपेरेंट भी नहीं होगा कोलॉइडल सोल्यूशन, और सोल्यूट के पार्टिकल विजिबल भी नहीं होंगे. तो इंटरमीडिएट स्टेट बोलते हैं हम इसको, ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की. तो कोलॉइडल सोल्यूशन को अगर हमें डिफ़ाइन करना है या टर्म कोलॉइड को अगर हमें डिफ़ाइन करना है तो हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं इसको? तो हम इसको बोल सकते हैं कि कोलॉइडल स्टेट या कोलॉइडल सोल्यूशन इज़ regarded as an intermediate state between true solution and suspension, right. और किसी भी सब्सटेंस को हम कोलॉइडल स्टेट में ला सकते हैं बाय सूटेबल मीन्स. इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे हम कोलॉइडल सोल्यूशन प्रिपेयर भी कर सकते हैं, उनकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज भी कर सकते हैं. तो कोलॉइडल सोल्यूशन में सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होंगे
वो ट्रू सोल्यूशन से बिगर होंगे, लेकिन सस्पेंशन में जो सोल्यूट के पार्टिकल का साइज होगा उससे कम होगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कोलॉइडल सोल्यूशन में जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ कितना होता है। तो एनसीईआरटी में आपको नैनोमीटर के टर्म में ये चीज़ दे रखी है, तो आप नैनोमीटर के टर्म में इसको समझिएगा कि कोलॉइडल सोल्यूशन में जो रेंज आ रही है वो आ रही है 1 से लेके 1000 नैनोमीटर, ये रेंज है, राइट। नैनोमीटर में दे रखा है, आप इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर। तो उससे लेके 1000 नैनोमीटर कितना हो जाएगा, 10⁻⁶ मीटर। ये रेंज आ रही है। तो कोलॉइडल सोल्यूशन को अब अगर हमें डिफाइन करना है तो हम इसको अब क्लियरली बोल सकते हैं कि कोलॉइडल सोल्यूशन इज अ हेट्रोजेनस dispersion of particles of size ranging from 1 to 1000 nanometer. This is the definition of colloidal solution. अब जिस तरह से हम सोल्यूशन की बात करते हैं कि सोल्यूशन के अंदर जो ट्रू सोल्यूशन में हमने पढ़ा भी था वो होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन, राइट। लेकिन जब हम कोलॉइडल सोल्यूशन की बात करेंगे तो हम यहाँ पे दो फेजेस की बात करेंगे। वो दो फेजेस होंगी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन फेज। जिस तरह से एक सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट होता है, इसी तरह अगर हम एक कोलॉइडल सोल्यूशन की बात करेंगे, कोलॉइडल सोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो सॉल्यूट है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज। और ये डिस्पर्स फेज जिस फेज के अंदर प्रेजेंट होगी, यानी जिसके अंदर डिस्पर्जन हुआ होगा, जिसके अंदर ये प्रेजेंट है, उसको हम बोल देते हैं डिस्पर्जन फेज, डिस्पर्जन फेज। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के टर्म में अगर हम समझें तो सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट होता है, तो सोल्यूट बेसिकली हमारा हो जाएगा डिस्पर्स फेज और सॉल्वेंट को हम बोलेंगे डिस्पर्जन फेज। अब डिस्पर्स फेज के और भी कई नाम हैं, लेकिन यूजुअली डिस्पर्स फेज के नाम से इसको बोलते हैं। इसको इंटरनल फेज भी बोलते हैं, इंटरनल। तो अगर ये इंटरनल है तो जब हम डिस्पर्जन फेज की बात करेंगे तो ये एक्सटर्नल हो जाएगा, एक्सटर्नल फेज, राइट। और इसका एक दूसरा नाम डिसकंटिन्यूअस फेज भी होता है, क्योंकि कहीं पे कितना भी अमाउंट प्रेजेंट हो सकता है, इसलिए डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस। और जब हम एक्सटर्नल फेज की बात करेंगे तो ये कॉन्टिन्यूअस फेज कहलाती है। लेकिन इस पूरे चैप्टर में जब हम बात करेंगे तो हम डिस्पर्स्ड और डिस्पर्जन फेज के टर्म में बात करेंगे, ठीक है। तो जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं बेसिकली वो हमारी डिस्पर्स फेज है। इसको अगर हम लिखना चाहें तो और लिख सकते हैं कि जो कोलॉइडल पार्टिकल होंगे, कोलॉइडल पार्टिकल या सॉल्यूट के पार्टिकल्स, वो हमारे होंगे डिस्पर्स फेज। और जो सॉल्वेंट है, जो ऊपर मेंशन भी किया था, वो सॉल्वेंट बेसिकली हमारा होगा डिस्पर्जन फेज या फिर डिस्पर्जन मीडियम। अब अगर हमें कोलॉइडल सोल्यूशन को क्लासीफाई करना हो तो हम क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे कर सकते हैं। अगर हमें क्लासिफिकेशन करना है कोलॉइडल सोल्यूशन या किसी का भी क्लासिफिकेशन करना है तो क्लासिफिकेशन के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, यानी किसी ना किसी क्राइटेरिया पे वो क्लासिफिकेशन बेस्ड होगा। तो अगर हमें कोलॉइडल सोल्यूशन को क्लासिफाई करना हो तो हमारे पास 3 क्राइटेरिया हैं उसको क्लासिफाई करने के। पहला क्राइटेरिया है कि हम फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड एंड डिस्पर्जन फेज, हम उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब फिजिकल स्टेट हमें पता है, मैटर की जो फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 फिजिकल स्टेट्स होती हैं, ठीक है। तो हम इन तीनों फिजिकल स्टेट के बेसिस पे कोलॉइडल सोल्यूशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। सेकेंड क्राइटेरिया है नेचर ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड एंड डिस्पर्जन फेज, उन दोनों के बीच में किस तरह का इंट्रैक्शन है। इंट्रैक्शन से मतलब है कि क्या सॉल्यूट सॉल्वेंट को अट्रैक्ट कर रहा है या फिर क्या हो रहा है, रिपेल कर रहा है उसको, ठीक है ना। तो डिस्पर्स्ड और डिस्पर्जन फेज में कितनी एफिनिटी है, किस तरह का इंट्रैक्शन है, अगर हमें उस बेसिस पे क्लासिफाई करना है तो भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एंड यू विल सी कि इस बेसिस पे हमारे पास 2 तरह के कोलॉइड्स आएंगे, एक कहलाते हैं लायोफिलिक और एक कहलाते हैं लायोफोबिक, राइट। तीसरा क्राइटेरिया है हमारे पास क्लासिफिकेशन का, या तीसरा ग्रुप आता है हमारे पास क्लासिफाई होने के बाद, उसमें है टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, यानी किस तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं।
किस तरह के पार्टिकल से मतलब है कि बहुत ही छोटे साइज़ के मॉलिक्यूल्स हैं जो एग्रीगेट होके कोलॉइडल रेंज में आ जाते हैं, या किस तरह का नेचर आ रहा है उसको हम समझेंगे। और इसमें भी हमारे पास 3 ग्रुप आते हैं, एक मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड्स कहलाते हैं, एक मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स कहलाते हैं, और एक एसोसिएटेड कोलॉइड्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल स्टेट के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन को। और फिजिकल स्टेट हम दोनों की कंसिडर करेंगे, डिस्पर्स फेस की भी और डिस्पर्जन फेस या डिस्पर्जन मीडियम की भी। 3 हमने बात करी कि हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है ना। तो इससे जब हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं तो हमारे पास 8 तरह के कोलॉइडल सॉल्यूशन आते हैं, ठीक है ना। हम तीनों का जब कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे तो वैसे तो टोटल 9 तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं, लेकिन गैस इन गैस का कॉम्बिनेशन, गैस इन गैस का मतलब है अगर गैस भी डिस्पर्स फेस हो और जो डिस्पर्जन मीडियम है वो भी गैस हो, तो गैस इन गैस हमेशा एक होमोजेनस सोल्यूशन बनाते हैं, हेट्रोजेनस सोल्यूशन नहीं बनाते हैं। तो हम अगर हेट्रोजेनस बनाते ही नहीं तो फिर हम उनको कोलॉइडल सॉल्यूशन में कंसिडर कर ही नहीं सकते। तो हम कहते हैं अगर हम इस बेसिस पे बात करते हैं तो हमारे पास 8 टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन है, 8 टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। ये टेबल ड्रॉ कर ली है, इसमें हमने डिस्पर्स फेस की बात करी है कि मतलब कोलॉइडल पार्टिकल्स या सॉल्यूट की बात हो रही है, डिस्पर्जन फेस की बात हो रही है यानी ये सॉल्वेंट हो जाएगा, और जो कोलॉइड्स बनकर आते हैं फिर हम उनको किस नाम से कॉल करते हैं, टाइप ऑफ कोलॉइड क्या बनेगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कभी कभी 1 मार्क में आपसे पूछ लिया जाता है, कोई टाइप ऑफ कोलॉइड आपसे दे दिया गया, जैसे सपोज इमल्शन दे दिया गया और इमल्शन से पूछा जाए कि डिस्पर्स फेस क्या होती है, डिस्पर्जन फेस क्या होती है, या फिर इमल्शन का एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाता है। तो पहले तो आप फेमिलियर हो जाइए कि कितने तरह के हमारे पास कोलॉइडल सोल्यूशन बन के आ रहे हैं। अब हमने कहा हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 तरीके का मैटर प्रेजेंट है। तो हमने डिस्पर्स फेस अगर सॉलिड लेके चल रहे हैं, यानी सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड हैं या कोलॉइडल पार्टिकल्स सॉलिड हैं, अगर वो सॉलिड ही डिस्पर्जन मीडियम में प्रेजेंट है, यानी कि ये एग्जांपल हो जाएगा किसका, सॉलिड इन सॉलिड का। डिस्पर्स फेस भी सॉलिड है, डिस्पर्जन फेस भी सॉलिड है। तो सॉलिड इन सॉलिड अगर हमारे पास कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रेजेंट है तो किस तरह का कोलॉइडल सॉल्यूशन कहलाएगा, तो वो कहलाते हैं सॉलिड सॉल्स, सॉलिड सॉल्स, राइट, सॉलिड सॉल्स। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, जितने भी कलर्ड ग्लासेस आते हैं या जेम स्टोन्स आते हैं ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, जेम स्टोन्स। एक और कॉलम बना लेते हैं जहाँ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं, राइट। तो कलर्ड ग्लासेस या जेम स्टोन सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल है। अब एक वर्ड हमारे पास आया है सॉल, और यही देखिए जब हम लिखेंगे सॉलिड इन लिक्विड के लिए जो कोलॉइडल सॉल्यूशन बन के आ रहा है उसमें अगर डिस्पर्स फेस सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम या डिस्पर्जन फेस लिक्विड है तो किस तरह का कोलॉइडल सॉल्यूशन बन के आया, हमने उसको बोला सॉल, सॉल। और सॉल के एग्जाम्पल क्या हैं, जितने भी पेंट्स आते हैं वो सारे के सारे जो हैं सॉल हैं बेसिकली। पेंट्स में जो कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं वो सॉलिड हैं और डिस्पर्जन मीडियम जो है वो सॉल्वेंट है, लिक्विड है। और टाइप ऑफ कोलॉइड कैसा बना, सॉल। और थर्ड कैटेगरी हम देख लें जिसमें डिस्पर्स फेस सॉलिड है लेकिन डिस्पर्जन फेस जो है वो गैस आ रहा है, यानी सॉलिड इन गैस। इसको हम बोलते हैं किस तरह का कोलॉइडल सॉल्यूशन आया, वो आया एरोसॉल, एरोसॉल। और एरोसॉल बताने की ज़रूरत नहीं है कि जितना भी स्मोक, डस्ट, ये सारा का सारा एरोसॉल का ही एग्जाम्पल है। अब तीनों में सॉल, सॉल और ये सॉल, सॉल यूज़ हुआ है। सॉल हम कब यूज़ करते हैं, जब डिस्पर्जन फेस हमारा सॉलिड होगा, जब डिस्पर्जन फेस हमारा डिस्पर्स्ड फेस हमारा सॉलिड होगा, ठीक है ना। तो डिस्पर्स फेस अगर सॉलिड है तो जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसके साथ सॉल वर्ड यूज़ हो जाता है या सॉल वर्ड ऐड हो जाता है। तो सॉल अगर कहीं पे भी लगा हुआ है, चाहे वो एरोसॉल हो, सिर्फ सिंपल सॉल हो या सॉलिड सॉल्स हो, तो इसका मतलब वहाँ पे जो डिस्पर्स्ड फेस होगी यानी जो कोलॉइडल पार्टिकल होंगे वो सॉलिड होंगे। तो ये सारे एग्जाम्पल्स भी हमारे पास आ गए। ये जेम स्टोन्स अगर आपसे पूछा जाए किस तरह का कोलॉइडल सॉल्यूशन है तो वो सॉलिड सॉल है। सॉलिड सॉल इसलिए कि उसमें डिस्पर्स फेस भी सॉलिड है और डिस्पर्जन फेस भी जो है वो सॉलिड है। अब नेक्स्ट कैटेगरी आते हैं जहाँ हमने लिक्विड से कोलॉइडल सॉल्यूशन बना रखे हैं, यानी डिस्पर्स फेस हमारी फिक्स है, लिक्विड आ रही है, और डिस्पर्जन फेस को हमने चेंज किया, एक बार सॉलिड लिया, एक बार लिक्विड लिया, एक बार गैस लिया, जैसे हमने यहाँ ऊपर देखा था। तो अभी जो कोलॉइडल सॉल्यूशन बन के आ रहे हैं वो है लिक्विड इन सॉलिड, और इसका एग्जाम्पल कहलाएगा जेल, राइट, जेल।
और जेल में आप क्या जाते हैं, जितनी भी जेलीज, बटर, चीज़, ठीक है, जेलीज, बटर, चीज़, ये सारा का सारा जो एग्जाम्पल है वो किसका है, जेल कोलोइडल सोल्यूशन का एग्जाम्पल है। इसको आप एक तरह से सेमी सॉलिड भी समझ सकते हैं कि लिक्विड भी है, सॉलिड भी है। तो सेमी सॉलिड, जैसे जेलीज हैं वो पूरी तरह से सॉलिड नहीं होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, तो हम उसे बोल देते हैं सेमी सॉलिड कैटेगरी है। फिर अगर डिस्पर्स फेज भी लिक्विड है, डिस्पर्जन फेज भी लिक्विड है, यानी लिक्विड इन लिक्विड की अगर हम बात करेंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का कोलोइड बनता है इमल्शंस, इमल्शंस, राइट। और इमल्शंस में आ जाता है सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिल्क, हेयर क्रीम, जितनी भी आती हैं वो सब इमल्शंस का एग्जाम्पल है। तो इमल्शन में डिस्पर्स्ड और डिस्पर्जन दोनों ही फेजेस जो हैं वो लिक्विड है। इमल्शन आप ही के इसी चैप्टर में थोड़ा डिटेल में था, लेकिन इस साल के लिए वो कोर्स में नहीं है, अदरवाइज हम इमल्शंस को भी और थोड़ा सा डिटेल में समझते। तो थर्ड कैटेगरी है लिक्विड के साथ अगर हम कोलोइडल सोल्यूशन बना रहे हैं और लिक्विड डिस्पर्स फेस हो, और डिस्पर्शन फेस को अगर हम चेंज कर दें, गैस आ जाए, तो अगेन ये किसका एग्जाम्पल बन जाएगा, एरोसॉल का एग्जाम्पल ही आएगा, ये एरोसॉल, राइट। लेकिन अब यहाँ पे स्मोक या डस्ट नहीं होगा, यहाँ पे फॉग हो सकता है, मिस्ट हो सकता है, क्लाउड हो सकते हैं, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं लिक्विड इन गैस का, राइट। और लास्ट दो जो हमारे पास ग्रुप आ रहे हैं वो हमने डिस्पर्स फेज गैस रखी है और डिस्पर्जन फेज को चेंज किया है, एक बार सॉलिड है एक बार लिक्विड है। तो अगर सॉलिड है तो ये कहलाता है सॉलिड सॉल, राइट, सॉलिड सॉल अगेन कॉमन हो रहा है, लेकिन डिस्पर्स फेज जो है वो चेंज है। यहाँ पे डिस्पर्स फेज जो है वो गैस आ रही है, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हैं वो कहलाता है प्यूमिक स्टोन, राइट, जिसमें छोटे छोटे से होल्स होते हैं, वो इसीलिए होते हैं बेसिकली वो गैस ट्रैप्ड रहती है, तो गैस है और सॉलिड में प्रेजेंट है। और गैस इन लिक्विड के हम एग्जाम्पल की बात करें तो सिर्फ फोम, फोम, फोम में क्या आ सकता है, फ्रॉथ, जो झाग बन रहा है वो फ्रॉथ हो सकता है। सोप से भी ये झाग बनता है जिसे हम कहते हैं सोप लादर, या फिर विप्ड क्रीम्स जो हैं, फेटी हुई क्रीम जो कहलाती हैं, वो सारे के सारे आपके एग्जाम्पल हैं गैस इन लिक्विड कोलोइडल सोल्यूशन का। जितने हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं टाइप ऑफ कोलोइड्स के, इसमें जो इम्पॉर्टेंट कैटेगरी आती है कोलोइड्स की वो हैं सॉल्स यानी कि सॉलिड इन लिक्विड, उसके अलावा जेल्स यानी कि लिक्विड इन सॉलिड, और थर्ड जो कैटेगरी इम्पॉर्टेंट है वो है इमल्शंस यानी कि लिक्विड इन लिक्विड। अब ये जो दूसरा ग्रुप है अगर हम इसकी बात करें, यानी अगर हम कोलोइडल सोल्यूशन को क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शंस बिटवीन डिस्पर्स एंड डिस्पर्जन फेस, यानी जो हमने एक कोलोइडल सोल्यूशन में डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स फेस की बात करी है, उनके बीच में किस तरह का इंट्रैक्शन है, क्या वो अट्रैक्शन वाला नेचर है या फिर वो रिपलिंग वाला नेचर है। तो अगर हम उस बेसिस पे क्लासीफाई करें तो हमारे पास दो तरह के कोलोइड्स आते हैं। एक कैटेगरी कहलाती है लायोफिलिक, लायोफिलिक कोलोइड्स, राइट। लायोफिलिक, जहाँ पे भी फिलिक वर्ड लगा होता है, फिलिक मीन्स होता है लविंग, लविंग, यानी कि ये जो कोलोइडल सॉल्यूशंस होंगे ये लिक्विड लविंग होंगे। तो ऐसे सारे कोलोइडल सॉल्यूशन जहाँ पे डिस्पर्स फेस की एफिनिटी डिस्पर्जन फेस के लिए स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है ना, उनको हम बोल लेते हैं लायोफिलिक, लायोफिलिक कोलोइड्स, राइट। और ऐसे जो कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं इनको ईजिली प्रिपेयर भी किया जा सकता है और इनकी स्टेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। So all those colloidal solutions in which the disperse phase has strong affinity for dispersion medium, they are called lyophilic colloids. ये भी कभी कभी आपसे 1 मार्क में पूछ लिया जाता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। तो बहुत सिंपल से डेफिनेशन है कि अगर सॉल्वेंट की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है सॉल्यूट पार्टिकल का या डिस्पर्स फेज का, तो वो सारे के सारे कोलोइडल सोल्यूशन कहलाएंगे लायोफिलिक। और यही अगर सॉल्वेंट हमारा वाटर हो तो हम इन्हीं को बोल देंगे हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक कोलोइड्स कहलाते हैं। और आई टोल्ड यू कि अगर बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है यानी दोनों के बीच में इंट्रैक्शंस बहुत अच्छे हैं, राइट, तो उनकी स्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होगी और उनको प्रिपेयर करना भी हमारे लिए बहुत आसान होता है। और ऐसे कोलोइड्स को हम रिवर्सिबल कोलोइड्स भी कहते हैं, क्योंकि जो रेसिड्यू बचेगा उसको अगर हम इवेपोरेट करें तो हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वापस कोलोइडल स्टेट में, तो ये रिवर्सिबल कोलोइड्स भी कहलाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, जो स्टार्च आता है, स्टार्च, कॉर्न स्टार्च या स्टार्च जो हम कपड़ों में यूज़ करते हैं,
उसको कलफ देने के लिए जिसको बोलते हैं वो कहलाता है आपका स्टार्च। तो स्टार्च को वाटर में अगर आप डिज़ोल्व करेंगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होता है, राइट। और पूरी तरह से पार्टिकल्स उसके दिखते भी नहीं, यानी सस्पेंडेड फॉर्म में पड़े, सस्पेंडेड फॉर्म में वो दिखाई भी हमें नहीं देते हैं। तो स्टार्च, कॉर्न स्टार्च या फ्लावर अगर हम उनको पानी में घोलते हैं तो एक कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है, यानी जो बिल्कुल क्लियर और ट्रांसपेरेंट भी नहीं होगा लेकिन हमें सोल्यूट के पार्टिकल्स विजिबल भी नहीं होंगे। तो स्टार्च, जिलेटिन, प्रोटीन्स जितने भी हैं वो सब इसी का ही एग्जाम्पल हैं। आप एग्जाम्पल्स भी याद रखिएगा कि लायोफिलिक कोलॉइड्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। हम दूसरी कैटेगरी में आएंगे तो वो ऑब्वियसली बात है फर्स्ट कैटेगरी की ऑपोजिट हो जाएगी, यानी डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन फेस में अगर बहुत ही कम एफिनिटी हो तो वो कौन से हमारे कोलॉइड्स बनेंगे, क्योंकि हम इंट्रैक्शन की बात कर रहे हैं डिस्पर्स और डिस्पर्जन फेस में, राइट। तो वो बन जाएगा हमारा, अगर एफिनिटी कम है तो जैसे लायोफिलिक बना था वैसे ही क्या आ जाएगा, लायोफोबिक कोलॉइड्स, लायोफोबिक कोलॉइड्स। अब इसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो सेम डेफिनेशन रहेगी कि ऑल दोज कोलॉइडल सॉल्यूशंस इन विच द डिस्पर्स फेज हैज, अब बस ये वर्ड चेंज हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग की जगह पे आ जाएगा लिटिल। अगर बहुत ही कम एफिनिटी है, लिटिल एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स फेस्ड एंड डिस्पर्जन मीडियम, तो वो सारे सॉल्यूशंस हमारे कहलाएंगे लायोफोबिक, राइट। और ये लायोफोबिक जो है बहुत ही कम स्टेबल होते हैं, इरिवर्सिबल भी कहलाते हैं और उनको प्रिपेयर करना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो गोल्ड सॉल्ट्स, और इसके अलावा भी हम इस चैप्टर में जो फोकस करेंगे जब हम प्रिपरेशन की बात करेंगे तो वो सारे हमारे लायोफोबिक होंगे, क्योंकि लायोफिलिक को तो हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमें जो पढ़ना है वो हमें यही वाले कोलॉइडल सॉल्यूशंस पढ़ना है लायोफोबिक, कि हम उनकी स्टेबिलिटी को किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं, हम उनको किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल बता दिया कि गोल्ड के या किसी भी मेटल के, जब हम कोलॉइडल सॉल्यूशन किसी भी मेटल के बनाते हैं तो उनकी जो एफिनिटी होती है सॉल्वेंट के लिए वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। तो वो सारे कोलॉइडल सॉल्यूशंस ऑफ मेटल, यानी फॉर एग्जांपल अगर हमें लिखना हो तो कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल लिख सकते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स, वो सारे कहलाते हैं लायोफोबिक कोलॉइड्स। और हमें पढ़ना भी इसी चैप्टर में लायोफोबिक कोलॉइड्स के बारे में ही है। अगर हम कोलॉइडल सॉल्यूशन को नेचर एंड साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड्स, यानी उसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन में, अगर हम उसके बेसिस पे क्लासीफाई करें तो हमारे कोलॉइडल सॉल्यूशन कितनी तरह के हो सकते हैं, 3 तरह के हो सकते हैं, राइट। जैसे हमने अभी जो क्लासिफिकेशन किया वो हमने पहला क्लासिफिकेशन किया था फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, तो 8 तरह के कोलॉइडल सॉल्यूशन आए। फिर हमने किस तरह का इंट्रैक्शन हो रहा है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, जिसको हम बेसिकली कहते हैं डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन फेज, उनके बीच में किस तरह के इंट्रैक्शंस हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत कम अट्रैक्शन है, तो 2 तरह के कोलॉइडल सॉल्यूशन है, लायोफोबिक, लायोफिलिक। अब हम जो कर रहे हैं वो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि किस तरह का नेचर है और जो कोलॉइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनका साइज़ क्या है। उसके बेसिस पे देखिए 3 तरह के कोलॉइडल सॉल्यूशन बनते हैं, एक कहलाते हैं मल्टी मॉलिकुलर, दूसरा कहलाते हैं मैक्रोमॉलिकुलर और तीसरा कहलाते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड्स। अब आपसे कभी कभी एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि एसोसिएटेड कोलॉइड का कोई एग्जाम्पल बताओ या फिर मल्टी मॉलिकुलर का बताओ, तो सबसे पहले आप याद कैसे रखेंगे कि कौन से मल्टी मॉलिकुलर हैं, कौन से मैक्रोमॉलिकुलर हैं और कौन से एसोसिएटेड हैं। नाम से ही देखिए पता चल जाएगा। जब हम मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड की बात करेंगे तो अभी हमने कहा था कि जो कोलॉइडल स्टेट है वो बेसिकली सोल्यूट पार्टिकल के साइज के बेसिस पे आ रही है, कि अगर साइज जो है हमने कहा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है तो वो जो स्टेट ऑफ मैटर आएगी उसको हम कोलॉइडल स्टेट कह देते हैं। अब सपोज अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम है, लेकिन अगर वो एटम या वो स्मॉल मॉलिक्यूल, चाहे वो सिंगल एटम्स हो चाहे वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हों, अगर वो एक एग्रीगेट बना लें, यानी आपस में पास पास आ जाएं, ठीक है, और पास पास आने के बाद अगर उनका जो कोलॉइडल पार्टिकल का साइज़ है वो फिर उसी रेंज में आ जाए, यानी 1 नैनोमीटर से कम था लेकिन एटम्स जो हैं वो पास पास आ गए, और पास आके यानी मल्टी मॉलिकुलर, यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ आ रहे हैं और साथ में एग्रीगेट या इकट्ठा हो रहे हैं और उसके बाद वो कोलॉइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर रहे हैं, यानी पार्टिकल साइज अब वो हो जाएगा जो कोलॉइडल सॉल्यूशन में होता है, यानी 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में। तो ऐसे कोलॉइडल सॉल्यूशन जो बन के आते हैं उनको हम बोलते हैं मल्टी मॉलिकुलर, ठीक है। मैक्रोमॉलिकुलर में क्या होगा, मैक्रोमॉलिकुलर में जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उनका साइज वही होगा जो एग्जैक्टली हमें चाहिए होता है कोलॉइडल सॉल्यूशन के लिए,
राइट तो जो नेचुरली अकरिंग इस तरह के हमारे पास मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स हैं वो सब मैक्रोमोलिक्यूल्स में आ जाएंगे। अब एसोसिएटेड कोलॉइड्स क्या कहलाते हैं? एसोसिएटेड कोलॉइड्स में भी जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे वो एग्रीगेट होंगे, लेकिन स्पॉन्टेनियस एग्रीगेशन होगा, और ये एग्रीगेशन के बाद जिस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको हम बोलते हैं मिसली। ठीक है, तो जो एसोसिएशन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का टू फॉर्म एग्रीगेट्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, उन एग्रीगेशन को हम बोलते हैं मिसलीज। और ये कहाँ बनता है? ये डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स में बनता है। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स हम जब भी पढ़ते हैं और उसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं तो हम मिसली फॉर्मेशन की बात करते हैं। राइट तो हम वन बाय वन देख लेते हैं कि ये कोलॉइड्स जो हम बात कर रहे हैं ये कोलॉइड्स क्या हैं। जैसे हमने कहा मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड्स। राइट तो इस तरह के जो कोलॉइड्स होंगे उसमें जो डिस्पर्जन फेस होगी वो किस तरह से बनी होगी? वो बनी होगी एग्रीगेट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स विद मॉलिकुलर साइज लेस देन नैनोमीटर। ठीक है, और जब वो एग्रीगेट करके पास पास आ जाएंगे, और वो पास पास जब आएंगे तो वो कोई ना कोई फोर्स के थ्रू एक दूसरे के साथ बाइंड किए हुए होंगे। तो वो फोर्स कौन सा लगेगा? तो जो फोर्स लगता है वो कोई एक प्रॉपर बॉन्ड नहीं होता, यानी कोई कोवलेंट इलेक्ट्रोवलेंट बॉन्ड से वो जो है एक दूसरे के साथ बाइंड नहीं हुए होंगे। वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम बोलते हैं वॉन डर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो 1 नैनोमीटर से कम साइज़ के कोलॉइडल पार्टिकल्स जब पास पास आ जाएं, एग्रीगेट कर लें, और एग्रीगेट करके अगर कोलॉइड्स बना रहे हैं वो, तो इस तरह के कोलॉइड्स को हम बोलते हैं मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड। अब इसका एग्जाम्पल की हम बात करें तो गोल्ड सॉल्ट्स, राइट, या फिर अगर हम सल्फर के सॉल की बात करें जिसमें सल्फर के मॉलिक्यूल S8 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एग्रीगेट होते हैं, इकट्ठा होते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो कोलॉइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो गोल्ड सॉल्ट्स हैं, सल्फर सॉल्ट्स हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं मल्टी मॉलिकुलर कोलॉइड्स का। सेकेंड कैटेगरी की हमने बात करी कि सेकेंड कैटेगरी हमारे पास है मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। क्या है ये मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स? तो इस तरह के कोलॉइड्स में जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं दे देमसेल्व्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स, और वो कोलॉइडल डायमेंशन में ही आएंगे, यानी जो उनकी रेंज आएगी वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगी। ठीक है, और ये वही रेंज है, मैक्रोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। और मॉलिकुलर मासेस जो होते हैं वो 1000 से लेके मिलियंस में हो सकते हैं। नेचुरली अकरिंग जितने भी मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स हैं जैसे कि स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज, वो सब इसी के एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो प्रोटीन्स मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स हैं, स्टार्च भी एक मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स है, नायलॉन, प्लास्टिक, ये सब इसी में ही आएंगे। ठीक है, और ये हमें कोलॉइडल सॉल्यूशन में, हाँ हमने एक इंपॉर्टेंट चीज़ तो बात करी नहीं कि टिंडाल इफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो टिंडाल इफेक्ट क्या होता है? ट्रू सोल्यूशन, कोलॉइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन में जब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक सोल्यूशन जो है वो कोलॉइडल सोल्यूशन है, तो हम ये कहते हैं कि कोलॉइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन जो है वो टिंडाल इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे मैक्रोमोलिकुलर, ये बहुत अच्छे से टिंडाल इफेक्ट शो करेंगे। दे शो टिंडाल इफेक्ट। थर्ड कैटेगरी जो है वो है एसोसिएटेड कोलॉइड्स। इसमें भी जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ काफ़ी छोटा होता है, लेकिन वो स्पॉन्टेनियसली एक साथ सॉल्वेंट में पास आ जाएंगे, और पास आने के बाद जो कोलॉइडल सॉल्यूशन बन के आएगा और उसमें जो पार्टिकल साइज़ होगा वो वही हो जाता है जो कोलॉइडल सॉल्यूशन के लिए रहता है, यानी कोलॉइडल सोल्यूट पार्टिकल्स के लिए रहता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। तो इस तरह के जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस बनते हैं उनको हम बोलते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड्स। मतलब पार्टिकल का साइज़ तो बहुत छोटा था लेकिन वो एग्रीगेट करके कोलॉइडल रेंज में आ गए। राइट, तो जो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बन के आएगा इनका, उसमें मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से एसोसिएट होंगे कि दे फॉर्म एग्रीगेट्स ऑफ कोलॉइडल साइज, और इन्हीं एग्रीगेट्स को हम बोलते हैं मिसलीज। अब इसमें अगर एग्जाम्पल पूछा जाए एसोसिएटेड कोलॉइड्स का तो वो आपका सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो किस तरह के कोलॉइडल सॉल्यूशन है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स? तो वो एसोसिएटेड कोलॉइड्स हैं। अब मिसली किस तरह से बनती है? ये बेसिकली जो होती है रेडियली अरेंज्ड ग्रुप ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मिसलीज बनती हैं।
और मिसलीज में जो है जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है, बेसिकली जो सोप्स होते हैं हम बोलते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट और फैटी एसिड्स, तो जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन आती है, ठीक है, वो इनसॉल्युबल इन वाटर होती है, दैट इज़ वाई इट इज़ इनडायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, और जो सॉल्युबल पार्ट होता है, पोलर हेड होता है, ठीक है, वो सरफेस की तरफ डायरेक्ट करता है, और जो रेडियली अरेंज सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हीं को हम बोल देते हैं मिसलीज। इसकी डिटेल्ड मैकेनिज्म हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम पूरी मैकेनिज्म में नहीं जा रहे हैं, बस इतना समझ लीजिए कि एसोसिएटेड कोलॉइड्स का एग्जाम्पल है मिसलीज। और इसमें दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिसलीज के साथ जो अक्सर पूछी जाती हैं, वो अभी यहाँ समझ लीजिए और आगे भी हम समझेंगे। एक कहलाता है CMC। अब ये CMC क्या है? ये कहलाता है क्रिटिकल, सी पहला वाला जो सी है वो है क्रिटिकल, और M जो है वो है मिसलाइजेशन या मिसली बनने का प्रोसेस, मिसलाइजेशन, और कंसंट्रेशन। जो तीसरा वाला ये थर्ड है इसमें लेटर C, वो है कंसंट्रेशन के लिए। तो CMC का फुल फॉर्म है क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन, और इसको हम बोलते हैं कि है क्या ये कहलाता है इनिशियल कंसंट्रेशन एट विच द फॉर्मेशन ऑफ मिसलीज बिगिंस। जिस कंसंट्रेशन पे मिसली का फॉर्मेशन शुरू होता है उसको कहते हैं हम CMC। और इसी में एक दूसरी चीज़ आती है क्राफ्ट टेम्परेचर। अभी जो री एग्ज़ाम हुआ है, जो कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम हुआ है बच्चों का, उसमें ये पूछा गया है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ क्राफ्ट टेम्परेचर। तो क्राफ्ट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर मिसली फॉर्मेशन शुरू होता है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। यानी द फॉर्मेशन ऑफ मिसलीज स्टार्ट्स ओनली अबव अ सर्टेन टेम्परेचर एंड दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। तो इसको अगर हम शॉर्ट में लिखें, टेम्परेचर अबव विच मिसली फॉर्मेशन स्टार्ट, या मिसलीज फॉर्मेशन स्टार्ट। जिस कंसंट्रेशन पे शुरू होता है उसको हम बोलते हैं CMC, और जिस टेम्परेचर पे शुरू होता है वो कहलाता है क्राफ्ट टेम्परेचर। तो ये क्लासिफिकेशन की बात हो गई, हमने 3 तरह से क्लासीफाई कर लिया। और जो लास्ट ग्रुप है उसमें हमने देखा कि जब हम साइज ऑफ द पार्टिकल के बेसिस पे करते हैं तो 3 तरह के कोलॉइड्स आ रहे हैं, मल्टीमोलिकुलर, मैक्रो और एसोसिएटेड। मल्टी में बहुत छोटे छोटे से एटम्स या मॉलिक्यूल्स से जो एग्रीगेट हुए और उस रेंज में आ गए जिसमें कोलॉइडल सोल्यूशन का पार्टिकल का साइज होता है। मैक्रोमोलिकुलर में एग्जैक्टली वही साइज था, और एसोसिएटेड में भी साइज बहुत छोटा था, लेकिन स्पॉन्टेनियस तरीके से जब वो आपस में पास होके और एक रेडियल या सर्कल में अरेंज हो जाते हैं पार्टिकल्स, और उसके बाद जो आती है उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल की रेंज, साइज की रेंज, वो वही होती है जो कोलॉइडल सोल्यूशन के लिए। तो इस तरह के कोलॉइडल सोल्यूशन कहलाते हैं एसोसिएटेड। आपको यहाँ पे सिर्फ उसके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। तो दिस इज़ अबाउट कोलॉइडल सोल्यूशन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। अब इसमें 2 चीज़ें और पढ़नी है हमको कोलॉइडल सोल्यूशन में, कि किस तरह से हम कोलॉइडल सोल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं, उनकी प्रिपरेशन और उनकी प्रॉपर्टीज़, जो हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। तो दिस इज़ सफिशिएंट फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।